नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LDCE वाला पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPSC LDCE 2026 एग्ज़ाम की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आप सभी को मालूम होगा कि UPSC ये एग्ज़ाम हर साल दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराता है। बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि कोर्ट केसेस की वजह से यह एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट नहीं करा पा रहा था यूपीएससी, लेकिन जैसे ही कोर्ट केसेस ख़त्म हुए यूपीएससी ने सारे एग्ज़ाम्स करा लिए हैं और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था LDC 2025 वो यूपीएससी ने दिसंबर 2025 में ही कंडक्ट कराया था। तो आप मान के चलिए कि अब से सब चीज़ें जैसे स्ट्रीमलाइन हो गई हैं तो आने वाले टाइम पे हर बार दिसंबर में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है 2026 के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम भी 99% दिसंबर 2026 में ही कंडक्ट होगा। तो आपको दिसंबर 2026 को ही माइंड में रख के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम यूपीएससी किस किस पोस्ट के लिए कंडक्ट कराता है और कौन कौन सी सर्विसेज के लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले ये एग्ज़ाम यूपीएससी कराता है सेक्शन ऑफिसर्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज़ के लिए। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज के लोग एलिजिबल होते हैं? एक तो CSS या फिर CSSS, इसके अलावा MEA, रेलवेज़, जो रेलवे बोर्ड में जो लोग CGL से रिक्रूट हुए हैं वो वाले, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो AFHQ। इन सभी सर्विसेज के लिए ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि कौन कौन लोग, ये कन्फ्यूज़न बहुत बार जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनको रहती है कि सर क्या हम ये एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए एक जनरल सा रूल है कि जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराने वाला है, मान लीजिए कि 2026 का एग्ज़ाम है तो उसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए 2020, तो CGL 2020 वाले बच्चे ये एग्ज़ाम दे पाएंगे इस साल। तो अगर जैसे पिछला एग्ज़ाम 2025 का था तो जो भी लोग 2019 वाले थे, CGL 2019 से जो भी लोग आए थे उन लोगों ने वो एग्ज़ाम उस पिछली बार दिसंबर में दिया है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले कि ये एग्ज़ाम 3 टीयर्स में कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 150 मार्क्स, पेपर 2 150 मार्क्स, पेपर 3 200 मार्क्स। ये दोनों एग्ज़ाम्स आपके MCQ हैं और पेपर 3 है डिस्क्रिप्टिव। पेपर 1 में आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैरिंग 1.25 मार्क्स ईच। सेम गोज विद पेपर 2। पेपर 2 में भी आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईच कैरिंग 1.25 मार्क्स। पेपर 3 जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, इसके लिए यूपीएससी आपसे 4 क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले प्रीसीज राइटिंग 50 मार्क्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन
डाटा एनालिसिस, ये क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 करने होंगे। इसमें नोट भी हो सकता है, ड्राफ्ट्स भी हो सकते हैं, और हाल फिलहाल तो ऐसे ऑप्शंस आने लगे हैं कि नोट प्लस ड्राफ्ट दोनों ही आपको बनाने पड़ते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस करने हैं आपको 3 में से, ईच कैरिंग 25 मार्क्स, तो ये टोटल हो गया 50। इसके बाद क्वेश्चन 4 इस ड्राफ्टिंग, इसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, 6 में से आपको 4 करने हैं, 15 मार्क्स ईच। ड्राफ्टिंग में आपके लिए जो भी आप ऑफिस में ड्राफ्ट यूज़ करते हैं उन सभी में से कोई भी 6 पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि ओएम, लेटर, डीओ, आईडी नोट, कम्युनिकेशन रिजोल्यूशन एंड सो ऑन। कोई भी आपसे 6 ऑप्शंस देके 4 अटेम्प्ट करने के लिए वो बोल देगा यूपीएससी। तो टोटल मार्क्स हो गए अब इसके 500। इसके अलावा प्लस 100 मार्क्स फॉर अपार, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। यूपीएससी 100 मार्क्स में से मैक्सिमम 90 ही कैलकुलेट करता है, तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 600। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो आउट ऑफ 600 होगी। अपार में अगर आपके मान लीजिए हर बार 100 या फिर मान लीजिए 10 मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम आपके मार्क्स 90 ही कंसीडर करे जाएंगे, इससे ज़्यादा यूपीएससी कंसीडर नहीं करता है। तो ये हमने देख लिया है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसे कैसे है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर 1। पेपर 3 का सिलेबस तो हमने जस्ट अभी ऊपर देखा ही है, वही पेपर 3 का एंटायर सिलेबस है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 1 में सबसे पहले पॉलिटी, इसके बाद पार्लियामेंट प्रोसीजर्स, आरटीआई, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एओबीआर, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें पेपर 1 में यूपीएससी पूछता है। पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस, पार्लियामेंट प्रोसीजर से भी 20 क्वेश्चंस, आरटीआई से भी 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चंस, और जो आपके 50 क्वेश्चंस बचे वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीज़ों से पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड करंट अफेयर्स। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हाल फिलहाल यूपीएससी ने पूछना थोड़ा कम किया था, बीच में लास्ट 2-3 साल से नहीं पूछ रहा था। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछ भी रहा है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है कि करंट से रिलेट करके। जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट आता है, या फिर कोई मिनिस्ट्री ही कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, तो यूपीएससी आपसे वही करंट से रिलेट करके पूछ लेगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। तो आप अगर करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपकी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स भी कवर हो जाएंगे, और एओबीआर भी उसके साथ साथ कवर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ही
करंट अफेयर्स के साथ इसमें थोड़ी सी स्टैटिक जीके भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 50 में से आप अगर 40 क्वेश्चन इनके पूछ रहा है तो हो सकता है 10 क्वेश्चन स्टैटिक के भी पूछ ले, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके भी पूछ लेते हैं। 10 क्वेश्चंस वो इसी में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 में सबसे पहले CSMOP, उसके बाद फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, पेंशन रूल्स, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स, इसी के साथ DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स, उसके बाद CCS, CCA, उसके अलावा कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स, LTC। ये एंटायर सिलेबस है आपका पेपर 2 के लिए। CSMOP से 20 क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस डायरेक्ट CSMOP से उठा के पूछता है, एग्जैक्ट लाइंस उठाता है वहाँ से। तो आपको CSMOP बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, इंक्लूडिंग एनेक्शर्स, अपेंडिक्स, सब कुछ। FRSRs टोटल क्वेश्चंस 25। FRSR के अंदर आप मान के चलिए 15, 20 या 25 भी हो सकते हैं टॉपिक्स हों। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। कई बार क्या होता है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ना भी पूछे, किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। FRSR के अंदर जो जो टॉपिक आते हैं वो आप समझ लीजिए कि ये हैं, जैसे कि एडवांसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस, HRA, प्रमोशन, पे फिक्सेशन, जनरल एकोमोडेशन। तो ये सारे टॉपिक्स मिला के FRSR पूरा कंबाइंड बनता है। तो इसमें से टोटल 25 क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिक है, NPS है, CGHS है, ये सब इसी में कवर होगा। इसके अलावा पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे 20 के 20 क्वेश्चंस। GFR अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, 20 क्वेश्चंस। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स से भी 8। CCS CCA रूल्स 10 क्वेश्चंस। कंडक्ट से भी 10, लीव रूल से 5 और LTC से 2। तो ये आपके टोटल हो गए 120 क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सिलेबस है। अगर आप एक बार ढंग से समझ के पढ़ते हैं तो आपको रिवाइज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। अगर आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको ये सोच के पढ़िए कि ये सब चीज़ें आपको भी सर्विस में यूज़ आएंगी। तब आप अपने आप से अगर रिलेट करके सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ईजिली आप सब चीज़ें मेमोराइज कर पाएंगे। अगर आपने एक बार ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया है सारी चीज़ों को तो आप बहुत इजीली पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 3 का सिलेबस हमने इससे पिछले वाली स्लाइड में देख लिया था, जहाँ पे स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है पूरे पेपर का। इसके बाद हम देख लेते हैं सोर्सेस कि हमें पढ़ना कहाँ कहाँ से है। सबसे पहले पेपर 1 के लिए पॉलिटी, पेपर 1 पॉलिटी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ही बुक है वो है लक्ष्मीकांत। आई सजेस्ट कि आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़िए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है पॉलिटी, आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। फैक्चुअल लिखा हुआ है पूरा, एक बार आप पढ़िए आपको इजीली याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और उसको अपने नोट्स बनाइए छोटे छोटे और उसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए। पूरी लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़नी है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है शुरुआत के 25-30 चैप्टर ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद वाले टॉपिक्स आप फिर भी छोड़ सकते हैं।
पॉलिटी आप यहाँ से पढ़िए। आरटीआई के लिए आरटीआई का जो मेन एक्ट है वो पढ़िए, या फिर स्वामी की बुक है, छोटी सी बुक है, आप आराम से रीड कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और 20 क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत बहुत स्कोरिंग टॉपिक मान के चलिए इसको। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मंथली मैगजीन गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, मंथली मैगजीन, और उसको पढ़िए अच्छे से। जो भी आपसे रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लॉन्च की है, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, या फिर किसी के साथ एमओयू किया है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हर एक चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो 40 से 50 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करंट से रिलेट करके ही पूछी जा रही हैं फिलहाल। वो यूपीएससी क्या कर रहा है कि आपकी जनरल अवेयरनेस जो है हर एक चीज़ को लेके, कि आप जो डेली वाली चीज़ें हो रही हैं आजकल, क्या आप उनसे अवेयर हैं भी अच्छे से या नहीं है। बस वही चीज़ें आप देख लीजिए कि आपके सिलेबस में कहाँ फिट बैठ रही हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, आप उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करके मत चलिएगा। इसके अलावा है पार्लियामेंट प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट प्रोसीजर्स की भी लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि अभी उनको धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट करें। आपको लक्ष्मीकांत के बुक में भी एक चैप्टर है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट प्रोसीजर्स की कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस एक बार आपको अगर समझ आ जाता है तो आप बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट प्रोसीजर्स के नोट्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएं, जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे। इसके अलावा पेपर टू में जितने भी है टॉपिक्स हैं, उन सभी के लिए आई सजेस्ट कि आप स्वामी की बुक से पढ़िए, या फिर बेयर एक्ट्स, मतलब जो भी एक्ट्स हैं वो एक्ट्स आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। पर स्वामी की बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगी, कुछ अगर कोर्ट के डिसीजंस हैं वो भी मिलेंगे, अगर गवर्नमेंट ने उसके बाद भी कोई डिसीजंस लिए, वो सब अपडेटेड बुक्स हैं। तो आप वहाँ से अगर पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छे से पूरा अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप एक बार तो स्वामी की बुक से पढ़िए, ताकि आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिखी जाती है आप उसको समझ पाएँ। क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्ट एक्ट से उठा के ही पूछे जाएंगे, तो आपको वो लैंग्वेज जो है इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। तो वो इजीली इंटरप्रेट करने के लिए आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले एक बार स्वामी की बुक्स को एक बार तो रीड कम से कम करिए। इसके अलावा अपने नोट्स बनाइए सभी, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। सभी टॉपिक्स के अपने नोट्स बनाइए ताकि लास्ट में आप उसको ईजिली जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएँ। अभी आपके पास टाइम है, आप अभी अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, और फिर अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ के साथ, ताकि लास्ट के टाइम आप सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करें और आप पूरा क्वेश्चन पेपर आराम से अटैम्प्ट कर पाएँ। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे रह गई, इकोनॉमिक्स पेपर 1 में। इकोनॉमिक्स के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी एक बेसिक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी ने आज तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो वो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा ज़रूर एक बार यूट्यूब से देख के थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ ले। बहुत जनरल है, आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ पाएंगे। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी समझ के पढ़ा होता तो। दूसरा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी है तो उनके लिए तो बहुत इजी होने वाला है ये।
आप अपनी समझ से ही मतलब 10 में से 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट इजीली कर सकते हैं। और अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो मेरा मानना है कि 7 से 8 क्वेश्चंस बहुत इजीली अटैम्प्ट किए जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा पेपर 3 के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो पुराने पेपर्स हैं, PYQs हैं, वो उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपस में अपना ग्रुप्स बनाइए और इवैल्यूएट भी करते रहिए साथ के साथ कि किसने कैसा लिखा है। उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग की हैबिट अभी से धीरे धीरे बनने लगेगी, क्योंकि ई ऑफिस आने के बाद हमारी लिखने वाली हैबिट ख़त्म हो चुकी है और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा सोचने के लिए। आपको जस्ट जो दिमाग में आ रहा है वो आप जल्दी जल्दी लिखते रहिए, क्योंकि आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे 3 घंटे में, वो इतना लेंदी पेपर हो जाता है कई बार। तो उसके लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखते हैं तो आप बहुत ईजिली पेपर को पूरा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि पेपर 3 के लिए आप PYQs करिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपटीशन लेवल। कंपटीशन का तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है इस एग्ज़ाम में। रीज़न क्या है? रीज़न है कि वैकेंसीज जो है वो लगातार डिक्रीजिंग, लगातार कम हो रही हैं। जैसे कि 2018 के टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था कोर्ट केसेस ख़त्म होने के बाद, तब 524 वैकेंसीज थी ऑलमोस्ट। इसके अलावा उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ, अगर हम रिसेंट का देखें तो 2023 में फिर थी वैकेंसीज 450 के आसपास, और 2024 में हो गई हैं वो 300। 2025 का भी 2024 में है 300 के, और 2025 की वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, बट जितना सुनने में आ रहा है तो वो 260 के आसपास है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसीज लगातार डिक्रीज़ हो रही हैं, और बैचेस जो हैं वो लगातार बड़े बड़े बैचेस आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। 2018 वाला बैच था जो लगभग 950 बच्चे आए थे उसमें। 19 वाले में कम थे, 120 130 के आसपास, 20 में भी 150 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो बैचेस हैं आप देख लीजिए, 2024 वाला बैच लगभग 1500 बच्चे आए हैं। तो ये 1500 बच्चे जब तक आएंगे तब तक तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाने वाला है, और वैकेंसीज भी लगातार कम होती रहेंगी। 2025 वाले 260 वैकेंसीज के लिए ऑलमोस्ट 1800 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो आप कंपटीशन इसी से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, 7 टाइम्स से भी ज़्यादा। ऐसा पहले बहुत कम होता था। पहले 2018 के टाइम मान लीजिए 550 वैकेंसीज है तो 600 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो लगभग सबका एग्ज़ाम क्लियर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कंपटीशन को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, सोच समझ के ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजी कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। प्रिपरेशन आई सजेस्ट कि आप फेजेस में कीजिए। डिसाइड कीजिए कि आपको कब स्टार्ट करना है। सारा का सारा आप सिलेबस एक बार गो थ्रू करिए। उसके बाद आपका जो भी मटेरियल है आप ढूंढिए, पूरा मटेरियल इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आप अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए 1 बाय 1। एक टॉपिक लीजिए, पूरा पढ़िए। उसको कंप्लीट करने के बाद एक बार और रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और उसके बाद ही आप सेकंड टॉपिक पे जाइए। आपको टॉपिक्स उठाने कैसे हैं कि जो टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स करने हैं। पेपर 1 के लिए आपको जैसे पॉलिटी, सबसे पहले पॉलिटी, पार्लियामेंट प्रोसीजर्स एंड आरटीआई, ये आप सबसे पहले कीजिए। करंट अफेयर्स हर मंथ आप करते रहेंगे। उसके अलावा पेपर 2 के लिए सबसे पहले CSMOP, पेंशन, GFR, इसके साथ ही DFPR भी कवर हो ही जाएगा।
सबसे पहले आप ये 3 टॉपिक कीजिए, क्योंकि सिर्फ इन 3 टॉपिक से 68 क्वेश्चन, मोर देन 50% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। सेम यहाँ से लगभग 50% क्वेश्चन आपके सिर्फ यहाँ से पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए, 50% आप कवर करिए। उसके बाद आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और जो कम पूछे जाते हैं, उसके बाद वो टॉपिक्स हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो लोगों का डाउट होता है वो होता है कि सर ड्यूटी करते करते हम प्रिपेयर कैसे करें। तो आई सजेस्ट कि आप डेली 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल हाई टाइम है, मार्च स्टार्ट हो चुका है, आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में है, 2 महीने आपके ख़त्म हो चुके हैं, दिसंबर का आप महीना छोड़ ही दीजिए। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल 9 मंथ से प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इसको फेजेस में डिवाइड कर लीजिए। लास्ट का जो मंथ है नवंबर मंथ आप रख रखिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, एंटायर फॉर रिवीजन। उस टाइम आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप कोशिश कीजिए कि 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको कुछ नया ना पढ़ना पड़े नवंबर आपको पूरा रिवाइज करना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है डेली, बजाय इसके कि आप जुलाई में या सितंबर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और 2-3 महीने में आप सोचते हैं कि हम पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। तो हो सकता है पहले ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती हो, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो अभी भी सकता है, बट आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पहले तैयारी शुरू कीजिए ताकि आपको हड़बड़ी में आखिरी में तैयारी ना करनी पड़े और आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हों। अभी कंसिस्टेंसी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 से 2 घंटे आप वीकडेज में निकालिए कैसे भी करके, और 4 से 5 घंटे आप वीकेंड्स पे करिए। इतना तो आप मान के चलिए कि आपको अभी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप बहुत इजीली पूरा प्रिपेयर कर पाएंगे। पेपर 3 के लिए डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। पेपर 3 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, वहाँ से जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा गया ओएम, तो आप एक ओएम बना सकते हैं। बस एक ओएम बनाना 1 दिन का। उसके नेक्स्ट डे आप कोई भी एक नोट उठा सकते हैं, नोट बनाइए, लेटर, डीओ, ऐसे ऐसे करके आप बनाते रहिए। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ऑल्टरनेट डेज तो करना ही है अभी। इसके अलावा पर वीक एक नोट जो है डाटा एनालिसिस वाला, वो आपको करना है, या फिर एक प्रीसिस। इन दोनों में से एक चीज़ आपको हर हफ्ते करनी है। हफ्ते में एक बार तो पक्का पक्का करना है ये। और जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए, PYQs खोलिए और देखिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है सेम टॉपिक से। क्या आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, उसको आप एनालाइज कीजिए और दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पढ़ के जाइए, मिनिमम 5 साल के। जैसे आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप 25, 24, 23, 22 ये 4 तो पढ़िए ही। अगर हो सकता है तो एक पिछले वाला भी पढ़ सकते हैं, इससे पहले का। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा और उसी टाइम पार्लियामेंट का सेशन भी होता है। पार्लियामेंट सेशन होता है सेम टाइम पे जो विंटर सेशन है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको लीव्स जो हैं नहीं मिल पाएंगी, जितनी आप सोच रहे हैं उतनी। तो अगर आप बिल्कुल एंड में जाके तैयारी करते हैं तो आप ये वाला फैक्टर भी कंसीडर ज़रूर करिए कि ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बिल्कुल ही
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि अगर आपको लास्ट में छुट्टियां नहीं मिली तो आप प्रिपेयर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं प्रिपरेशन करते टाइम। वैसे हम मोर और लेस सब इसी में प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने अभी पॉइंट आउट भी की थी, सबसे पहले तो टेकिंग कंपटीशन लाइटली। कई बार लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ आखिरी के 2-3 महीने पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। ऐसा नहीं कि कोई नहीं निकालता है, बच्चे निकाल भी लेते हैं ऐसा, बट इतना रिस्क फ़िलहाल लेना आई डू नॉट सजेस्ट कि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद वही दूसरा जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन वेरी लेट, प्रिपरेशन जो करते हैं कई बार लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, वो भी एक कॉमन मिस्टेक है बिल्कुल। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक कॉमन मिस्टेक वो है नोट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स नहीं हैं तो आप लास्ट में पूरा रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे अपना सिलेबस। इतना बड़ा सिलेबस है, आपके शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट्स होने चाहिए कि आप पूरे एक वीक में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएँ। शुड बी एबल टू रिवाइज entire syllabus in 1 week. Entire syllabus in a week. इतने शॉर्ट होने चाहिए आपके नोट्स। लास्ट में आप दोबारा पूरी की पूरी बुक आप पलट के नहीं देख सकते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपको रिवाइज करने जल्दी से जल्दी। और इसके अलावा नोट स्टडिंग कंसिस्टेंटली। कई बार क्या होता है, हम 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए और फिर हम 4-5 दिन या हफ्ता पूरा निकल जाता है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज़्यादा आपका ना हो कि आप पढ़ ना रहे हो, कि 2 दिन से ज़्यादा आपके पढ़ाई वाले दिन नहीं रहने चाहिए। आपको एक और जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि पेपर 3 की प्रैक्टिस हम नहीं करते। ये मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व की है लोगों में। और लास्ट टाइम मोमेंट पे बिल्कुल क्या होता है कि फिर आप पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं पूरा। तो पेपर 3 की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कीजिए, थोड़ी थोड़ी ही करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में एक प्रीसीजन नोट और कम से कम 2 ड्राफ्ट, इतना तो आप मिनिमम कीजिए अभी धीरे धीरे। और लास्ट में अक्टूबर नवंबर में आप पूरे के पूरे पेपर्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं 3-3 घंटे के। 4 से 5 पेपर तो आप अटैम्प्ट करके ही जाइए, ताकि आपको पता रहे कि पूरे 3 घंटे में आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जो फाइनल एक और जो मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग PYQs। प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप इग्नोर करके जा रहे हैं तो ये बहुत बुरा साबित होने वाला है आपके लिए एग्ज़ाम में। आप PYQs को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, देखिए कि सेम टॉपिक जो आपने पढ़ा है अभी उससे यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछता है, कि आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे ईजीली। ओके, बाय।